हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स के कॉस्ट एंड रेवेन्यू लेसन के कुछ एमसीक्यूज़ हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं। इसी के साथ हमने अकाउंट्स के भी 2 वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं जो सेमेस्टर 2 का फर्स्ट ईयर के सिलेबस से रिलेट करते हैं। होप आपने वो देखे होंगे। अगर नहीं तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। Dash are those costs that the society in general has to bear because of the firm's activities. ये वो खर्चे हैं जो बेचारी सोसाइटी को सहन करने पड़ते हैं। फर्म तो प्रॉफिट कमा लेता है पर सोसाइटी को बेयर करना पड़ता है। नाम से ही पता चल गया, जो सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं वो होते हैं सोशल कॉस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखा जाए तो अगर कंपनी अपने जो पॉल्यूटेंट्स है, जो पॉल्यूशन को प्रोमोट करते हैं, वो यूं ही हवा में छोड़ देते हैं तो इससे सोसाइटी को बेयर करना पड़ता है। हमारे ट्रीज, प्लांट्स, ये सब अफेक्ट होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सोशल कॉस्ट। अगला देखते हैं। डैश रेफर्स टू व्हाट एन इनपुट कुड अर्न इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें जो इनपुट की बात हम कर रहे हैं वो ऐसा इनपुट है जो हमारा खुद का ओन्ड है, जिसका खर्च हम नहीं पता लगा पाते हैं। ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब उसकी कीमत तय करना मुश्किल है। तो हम इसकी कीमत कैसे पता लगाएंगे? तो हम ये देखेंगे कि अगर इस इनपुट को हमने कहीं और यूज़ किया होता, कहीं और एम्प्लॉय किया होता, तो हमें उसके बदले में कितना मिलता। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि सपोज़ एक ज़मीन का टुकड़ा है हमारा खुद का, उसके ऊपर हम धंधा शुरू करते हैं। अभी इसकी कीमत तो हम नहीं बता सकते कि इसका रेंट कितना हमें बच रहा है हमारा। तो हम इसको एग्जांपल लेंगे कि ये लैंड का जो पीस है उसे अगर हमने किसी को रेंट पे दिया होता तो उस इंसान ने हमें कितना रेंट दिया होता। तो ये जो है इसका मतलब कि ये ज़मीन हम खुद के लिए यूज़ न करते हुए अगर हमने किसी को दी होती तो उससे हमें मिलने वाला फ़ायदा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़ के लिए अगर हमने उसको डाला होता तो हमें कितना मिला होता। इसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। The cost which is borne irrespective of scale of production is, हमें वो खर्चा बताना है जो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। वो खर्चा हमें करना ही होता है भले ही प्रोडक्शन हो या ना हो। तो ऐसा कौन सा खर्चा है जो उत्पादन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है? सो द राइट आंसर इज फिक्स्ड कॉस्ट। ये वो कॉस्ट है जो आपको करना ही पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा जाए तो जो हो गया डेप्रिसिएशन या फिर रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस, सैलरी ऑफ परमानेंट वर्कर्स, ये सब हो गए फिक्स्ड कॉस्ट। द प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर फॉर अ प्रोडक्ट फॉर्म्स द डैश ऑफ द सेलर। द ऑप्शंस दैट दे हैव गिवन अस आर एक्सपेंडिचर, लॉस, इनकम, डिमांड। देखिए वो कीमत जो एक कंज्यूमर पे कर रहा है, किसे? तो सेलर को। तो ये कंज्यूमर के हिसाब से तो एक खर्च हुआ, लेकिन अगर हम सेलर के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये उसके लिए क्या हुआ? तो ये उसके लिए हुआ इनकम, क्योंकि उसके पास तो पैसा आ रहा है। एक व्यक्ति का खर्च दूसरे व्यक्ति की आमदनी होती है, वैसे ही कंज्यूमर का खर्च सेलर की आमदनी मतलब इनकम हुई। आगे बढ़ते हैं। टोटल रेवेन्यू is equals to quantity sold into dash। ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, प्राइस पर यूनिट या फिर मार्जिनल कॉस्ट। देखिए जब टोटल वर्ड यूज़ कर रहा है वो कि हमें पूरे के पूरा कितना पैसा मिला, वो कैसे निकालेंगे? तो क्वांटिटी सोल्ड को अगर हम प्राइस पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चल जाएगा हमें कितना पैसा मिला। सो द राइट आंसर विल बी प्राइस पर यूनिट। आगे बढ़ते हैं। डैश रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, दैट इज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। तो हमें ऐसे खर्च के बारे में बताना है जो हमेशा एक जैसा रहता है, कुछ भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो। इसका मतलब भले ही आज आप 50% प्रोडक्शन पे काम कर रहे हो या 70% पे करें या 100% प्रोडक्शन लेवल पे काम करें, आपका खर्चा एक ही जैसे रहने वाला है। तो हम किस खर्च की बात कर रहे हैं? राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट।
नेक्स्ट, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन प्रोड्यूसर इज़ टू। अभी देखिए आपके हिसाब से क्या होगा कि प्रोड्यूसर वो है जो अपना माल बेचने के लिए बैठा हुआ है, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा? फ़ायदा कमाना। फ़ायदा वो भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाना। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ एन एसेट परचेज्ड इन द पास्ट एट द देन प्रिवेलिंग प्राइस इज डैश। अभी हमने जो एसेट खरीदी है वो पहले कभी तो भी खरीदी है, और जब खरीदी उस समय जो कीमत चल रही थी उसी पे हमने ये चीज़ खरीदी हुई है, ये एसेट खरीदी हुई है। तो इसे हम कौन सा कॉस्ट कहेंगे? इसे हम कहते हैं संक कॉस्ट। अगला देखते हैं, विच इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हुए? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। कैपिटल है, लेबर है, एंटरप्रेन्योर है, लेकिन लैंड नहीं दिया है, उसकी जगह पे उन्होंने दिया है बिजनेस प्लान। और क्वेश्चन में पूछा है कि वो कौन सी चीज़ है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, सो आंसर क्या होगा? बिजनेस प्लान। नेक्स्ट, द कॉस्ट टू बी इनकर्ड फॉर रिप्लेसिंग द एसेट परचेज्ड अर्लियर एट करंट प्राइजेस। इसका मतलब ये होता है कि हमने एसेट तो ख़रीद लेते हैं हम और कई साल तक चलाते हैं, लेकिन उस एसेट की भी एक लाइफ होती है। जब उसकी लाइफ ख़त्म होने को आती है तो उसकी जगह पे हमें दूसरी एसेट ख़रीदनी पड़ती है। तो उस नए एसेट को ख़रीदते समय हमें नई कीमत के हिसाब से उसे ख़रीदना पड़ता है। इस कीमत को हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट, क्योंकि ये नया एसेट उस पुराने एसेट को रिप्लेस करेगा जो हमारा पुराना एसेट स्क्रैप हो चुका है। द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डैश। ये जो लॉन्ग रन है एवरेज कॉस्ट कर्व का, वो क्या करता है? अपने अंदर स्मॉल रन या शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो सब अपने अंदर समा के लेता है। इसका मतलब जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो सबको लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एक एनवलप की तरह अपने अंदर समा लेता है। तो द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनवलप कर्व। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल और एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट इज, तो जो हम एक एक्स्ट्रा यूनिट बना रहे हैं, एक एक्स्ट्रा आउटपुट का यूनिट जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर किया गया खर्च, वो जो एडिशन टू द टोटल कॉस्ट होता है उसे कहा जाता है मार्जिनल कॉस्ट। अगला, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डैश। अब दो तरीके की जो इम्पॉर्टेंट कॉस्ट है जो टोटल कॉस्ट को फॉर्म करते हैं वो है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन के साथ वेरी करता रहता है। अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगा, प्रोडक्शन अगर बढ़ता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा हमें? टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पर हमारे क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है उसमें तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, तो अब क्या करें? टोटल मार्जिनल कॉस्ट जो है वही कहलाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारा आंसर क्या हुआ? टोटल मार्जिनल कॉस्ट। अगर हम ग्राफ की बात करें तो जो खड़ी लाइन है ओ वाई की उसे हम कहते हैं ओ वाई एक्सिस, और जो नीचे की लाइन है उसे कहा जाएगा ओ एक्स एक्सिस। ओ वाई एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ओ एक्स पे डिपेंडेंट। इसका मतलब ओ वाई की चेंज के कारण ओ एक्स चेंज करेगा। तो अगर हम कहते हैं कि कर्व जो है वो ओ वाई एक्सिस को पैरेलल है तो कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, और अगर हमने कहा कि कर्व जो है वो ओ एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम वापस देखते हैं ओ वाई को पैरेलल है, इसका मतलब जो आउटपुट है वो कांस्टेंट हो गया। और अगर हम कहते हैं कि वो ओ एक्स को पैरेलल है या फिर हॉरिजॉन्टल है तो इसका मतलब प्राइस
या ओवाई एक्सिस के जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट हो गए। चलो तो इसी के बेस पे हम कुछ और MCQ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एवरेज रेवेन्यू कर्व इज डैश। ऑप्शंस जो उन्होंने हमें दिए वो है हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, नेगेटिवली स्लोप्ड या स्लोप्स अपवर्ड। अभी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन के तहत एक इंडिविजुअल फर्म जो है वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। इसका मतलब कि वो जो इंडिविजुअल फर्म है वो प्राइस टेकर होती है। जो प्राइस तय की जाती है उसे उसी प्राइस के ऊपर वस्तु बेचनी रहती है। तो यहाँ पे प्राइस तो गिवन हो गई, इसीलिए अगर प्राइस जो है वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ फर्म होती है, मतलब फर्म उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रख सकता, तो AR कर्व क्या हुआ, सीधी लाइन हो गई। अब ये सीधी लाइन या तो खड़ी होगी या सोई हुई होगी। अगर खड़ी है तो उसे हम कहेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। पर पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब प्राइस तो अलग अलग रूप ले रही है, इसीलिए वो होगी हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, जिसका मतलब होता है प्राइस एक ही है, क्योंकि जो प्राइस है वो हम लोग वाई एक्सिस पे डिनोट करते हैं। वी प्रोसीड। द शेप ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज डैश। नाम से ही पता चलना चाहिए कि फिक्स्ड वर्ड आ गया है, फिक्स्ड आ गया है तो ये जो कॉस्ट कर्व होगा वो सीधी लाइन में बनेगा। अब ये सीधी लाइन कैसे होगी, या तो खड़ी होगी या तो सोई हुई होगी। याद रखिए कॉस्ट और रेवेन्यू जो है वो हम वाई एक्सिस पे डिनोट करते हैं, मतलब उसका जो कर्व बनेगा वो हमें वाई एक्सिस से रिलेट करना होगा। तो वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। तो TFC का शेप कैसे हुआ, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। आज के लिए इतना ही बस, हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।